हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये रहा आपका वीडियो नंबर 4, वीडियो लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट, ओ लेवल मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट बन चुका है, सेकंड पार्ट बन चुका है एंड थर्ड पार्ट भी बन चुका है। तो ये वीडियो बन रहा आपका चैप्टर 1 का पार्ट 4। ठीक है, तो इन वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। और इसके पहले का टॉपिक जो भी चैप्टर 1 में है वो पढ़ा चुका हूँ। यदि आप लोग इसके पहले का जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों वीडियो ना देखे हैं तो आप जो उन तीनों वीडियो को देख कर आइए, उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए, जिससे आप सभी का जो है हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और इन सभी वीडियो में अच्छे से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक डिस्क्राइब किया गया है इजी वे में, बाईलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो चलिए देर ना करते हुए चलता हूँ, टॉपिक पर स्टार्ट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में, वीडियो के थर्ड पार्ट में कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज यहाँ तक का हो गया था। और यहाँ मुख्य मेमोरी से मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ तक भी हो गया था। स्टार्ट करना था प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, तो आप सभी को तो पता ही होगा मेमोरी क्या चीज़ होता है। ठीक है, मेमोरी क्या चीज़ होता है आप सभी को तो पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। मेमोरी मेनली दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। तो चलिए बताता हूँ प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। ये मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को सीपीयू बहुत तेज़ी से रीड करता है, क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड में सीपीयू के बहुत करीब स्थिर होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई गई होती है और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट, मैं बताने वाला हूँ कि जैसे प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये आपके सीपीयू के अंदर ही लगी होती है, प्रोसेसर पर। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर ही लगी रहती है और इसे जो है इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। और आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वह एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जो कि सीपीयू का पार्ट्स वह नहीं होता है। उसे जब भी आवश्यकता पड़ता है, किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो उसको बाहर से सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है और अपनी आवश्यकता को कंप्लीट करने के बाद उसको फिर बाहर से उसको जो है सीपीयू से निकाल के रख देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है प्राइमरी मेमोरी यह सीपीयू में ही लगी रहती है। और यह अब इसके अंदर भी जो है कई टाइप हैं, प्राइमरी मेमोरी के भी अंदर कई टाइप हैं जो कि अलग अलग प्रकार से जो है वर्क करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी तो वॉलीटाइल एंड नॉन वॉलीटाइल दोनों होती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें इनके अंदर जो टाइप्स हैं उन पर लागू होगा। और यह प्रोसेस के लिए जो है रिक्वायर्ड है प्राइमरी मेमोरी। तो चलिए, प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी मैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी आपको पता चल गया कि यह सीपीयू का पार्ट्स होता है। बिना प्राइमरी मेमोरी के सीपीयू वर्क नहीं करता है। और प्राइमरी मेमोरी वॉलीटाइल एंड नॉन वॉलीटाइल होता है। ठीक है, जो कि यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को, डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है।
अब प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जो कि आगे डिफाइन किया गया है। तो चलिए बताता हूँ क्या क्या है। प्राइमरी मेमोरी मेनली 3 प्रकार के होते हैं, रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। ठीक है, ये रहा आपका तीनों, रैम, रोम, थर्ड कैश मेमोरी। तो चलिए बताता हूँ रैम क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है और सीपीयू की इंटरनल मेमोरी के रूप में कार्य करती है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह अस्थायी मेमोरी होती है, अर्थात इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इसी से होकर डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसर के पास जाता है। यह भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रोम, डायनेमिक रोम। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार का होता है, रैम, रोम, कैशे मेमोरी। ठीक, तो रैम का वर्क क्या होता है, इसमें कोई भी डेटा, कोई मतलब किसी भी प्रकार का डेटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। इसमें जब भी इसमें वह डेटा स्टोर होता है जो हम प्रोसेस करने वाले होते हैं। जैसे जो भी डेटा इसमें स्टोर रहता है उस डेटा को प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करने वाला होता है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी डेटा रैंडम में, ठीक है, रैंडम में स्टोर रहता है, परमानेंटली नहीं, रैंडम में। और इसमें जो भी डेटा रहता है वह यदि लाइट चली जाती है तो वह डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो यह प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट्स है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एस रैम, डी रैम। चलिए देखिए एस रैम क्या होता है। ये दिया है एस रैम। ठीक है, एस रैम। ठीक, इसका पूरा नेम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह ऑटो रिफ्रेश होती है। इसमें हम डेटा को अधिक समय तक रख सकते हैं। यह एक महंगी मेमोरी होती है। इसकी डेटा एक्सेसिंग स्पीड अन्य रैम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, यह रैम का ही टाइप्स है। इसमें वह डेटा रहता है जो कि प्रोसेस होने वाला होता है प्रोसेसर के माध्यम से। ठीक, और यह ऑटो रिफ्रेश होती है। इसमें जो भी डेटा रहते हैं यह लगातार जो है रिफ्रेश होते रहते हैं। इसमें हम डेटा को अधिक समय तक रख सकते हैं। ठीक है, अब अगली आपकी है डी रैम। इसका पूरा नेम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। यह 1 सेकंड में हज़ारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी स्पीड स्लो होती है, यह सस्ती होती है। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वह एस रोम से सस्ती होती है और डी रैम की स्पीड भी स्लो होती है। ठीक, तो यह रहा आपका रैम का टाइप्स। 2 टाइप्स का होता है, एस रैम एंड डी रैम। तो चलिए जो है ये नीचे रहा इसका स्ट्रक्चर। ये है एस रैम, ये है एस रैम एंड ये है डी रैम। ठीक है, तो देख लीजिए कैसा है ये। बाकी चलिए अगले टॉपिक की चलते हैं। बाकी रैम जो है वह वॉलेटाइल होता है। ये इसे रैम में जो है जो भी डेटा है लाइट जाने के बाद वह डिलीट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। अभी आपका आ गया रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम का पूरा नेम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल। रैम क्या था, वॉलेटाइल था। रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग बायोस होती है।
यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर अस्थायी रूप से लगी रहती है। यह एक महंगी मेमोरी होती है। यह बाज़ार में अलग से उपलब्ध नहीं होती, यह मदरबोर्ड के साथ ही आती है। ठीक है, जब भी कोई सीपीयू लिया जाता है तो सीपीयू में प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के साथ लगा हुआ ही रहता है, इसमें रैम एंड रोम दोनों रहता है। ठीक है, और यह नॉन वॉलीटाइल होती है। रोम में जो भी डेटा स्टोर रहता है वह कभी डिलीट नहीं होता है। जैसे आप जो भी यूट्यूब पर डेटा, मतलब यूट्यूब पर जो वीडियो चल रहा होता है, जैसे यदि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो वह आपका रैम में चल रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वह आपका रैम में चल रहा है। और यदि आप उस वीडियो को जो है डाउनलोड करके रख लिए और डाउनलोड करने के बाद आप नेट बंद करके उसी वीडियो को, डाउनलोड हुए वीडियो को देख रहे हैं, तो वह आपका रोम में आ जाता है। ठीक है, मतलब कि यदि आप जो इंटरनेट के माध्यम से जो मतलब देख रहे हैं प्रेजेंट में, वो चल रहा है, रनिंग प्रोसेस में है, वह आपका रैम में है, और जो आप स्टोर करके रख लिए वो आपका रोम में है। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे मान के चलिए ये आपका बुक का एक स्टोर, यहाँ पर बहुत सारा जो है बुक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा बुक रखा हुआ है और यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर चेयर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं इस चेयर पर। ठीक है, और इस मेज में अंदर जो है स्पेस है बुक रखने की। ठीक, अभी इस स्टोरेज में जो भी बुक रखा हुआ है, इसमें मल्टीपल बुक हैं, 2 4 10 15 20 इसमें बुक रखा हुआ है। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, जाता है, जैसे वह प्लान बनाया है कि हमें जो है 3 घंटे लगातार पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है और 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो क्या करेगा, यहाँ से उठेगा, जाएगा, इसमें स्टोरेज में जाएगा, यहाँ से 3 प्रकार का, मतलब 3 बुक से हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, तो 3 बुक उठा लाएगा, यहाँ से उठा के ला के अपने यहाँ सीट पर बैठेगा और तीनों बुक को इस जो टेबल के अंदर जो स्पेस है थोड़ा सा उसमें रख देगा। ठीक है, इसमें रख देगा, तो रखने के तीनों बुक रख देगा। ठीक, तो उसे यदि उसे वो तो ऐसा करेगा ना कि एक साथ तीनों बुक पढ़ेगा, 3 सब्जेक्ट है तो ऐसा करेगा नहीं कि एक साथ तीनों बुक पढ़ेगा। वो क्या करेगा, पहले एक बुक निकालेगा, 1 घंटा उसको पढ़ेगा, उसके बाद उसको फिर उसी स्पेस में रख देगा, फिर दूसरा उठाएगा, फिर उसको पढ़ेगा, फिर उसको उठा के फिर इसी स्पेस में यहीं पर ही रख देगा, फिर तीसरा जो है पढ़ेगा, फिर तीसरे को भी जो यहीं पर रख देगा। जब सभी बुक को पढ़ लेगा तो फिर लास्ट में क्या करेगा, यहाँ से जो है तीनों बुक उठाएगा और जाएगा यहाँ पर रख देगा स्पेस में। तो इस एग्जाम्पल का मतलब ये है, ये प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। जैसे प्राइमरी मेमोरी में 3 टाइप का होता है, रैम, रोम, कैशे मेमोरी। ठीक है, रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। तो ये जो आपका यहाँ पर स्टोरेज है, यहाँ पर मल्टीपल बुक पड़े हुए हैं, यह आपका रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मल्टीपल बुक है यहाँ पर, और ये जो आपका टेबल है ये आपका हो गया रैम, ये आपका हो गया रैम, और ये जो टेबल के अंदर जो ये स्पेस है ये आपका होगा कैशे मेमोरी। ठीक, क्योंकि जब भी हम यहाँ रैम से, यहाँ रोम से जो है डेटा लेकर आते हैं सीपीयू में प्रोसेस के लिए, ठीक है, रैम से डेटा लेकर आते हैं प्रोसेस के लिए, तो डायरेक्टली प्रोसेस के लिए नहीं जाता, वह पहले कैश मेमोरी में रहता है, फिर कैश मेमोरी से जो है 1 बाई 1 करके डेटा जाता है प्रोसेसर के पास प्रोसेस के लिए। तो आपका ये जो स्पेस है ये हो गया कैश मेमोरी, यहाँ से डेटा आया यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ से जो है जाता है प्रोसेसर के पास। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जांपल मेन मेमोरी का। तो उसी प्रकार से ये जो रीड ओनली मेमोरी है ये है आपका ये, और जो रैम था
ये यहाँ पर था, यानी कि जब मैं पढ़ूँगा, जब भी कोई बुक पढ़ूँगा तो यहाँ पर रख कर मैं पढ़ूँगा। जब भी मैं पढ़ पाऊँगा तो इसको क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा, ले जाके रोम में रख दूँगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका मेन मेमोरी का एग्जाम्पल। ठीक, तो चलिए रीड ओनली मेमोरी आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी आपको पता चल गया, यह नॉन वॉलीटाइल होता है। इसमें जितने भी डेटा रहते हैं, लाइट रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइट चला भी जाए तो भी डेटा इसमें स्टोर ही रहता है। तो इसके भी जो है 3 टाइप हैं, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। ठीक है, इन तीनों टाइप को जो है आगे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये आपका है पी रोम, इसका पूरा नेम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में मतलब इस मेमोरी में केवल एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता था। प्रोग्राम में त्रुटि एरर होने पर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता था। मतलब ये जो टाइप्स होता है रोम का, इसमें यदि हम कोई एक बार डेटा स्टोर कर दिए तो फिर ये कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। यदि इसमें एरर आ गया कोई तो उसको जो है सुधार नहीं किया जा सकता है पी रोम में। ठीक है, जिसके बाद इसका अपडेटेड वर्जन एक आया ई पी रोम। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इसमें स्टोरेज डेटा में मतलब इस मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर था उसमें यदि कोई किसी प्रकार का जो एरर आ जाता था तो उसमें जो है किसी प्रकार का सुधार नहीं किया हो मतलब नहीं कर पाते थे। लेकिन ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व किया इसका ये टाइप लाकर ई पी रोम। ठीक है, ये है आपका, इसका पूरा नेम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप ने पी रोम की समस्या को दूर किया था। ठीक है, जो पी रोम में समस्या था कि किसी प्रकार के एरर को जो है सॉल्व नहीं कर पाता था, तो वो समस्या इस टाइप के मेमोरी में दूर हो गया। इस चिप ने पी रोम की समस्या को दूर कर दिया था। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता था। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकाल कर, ठीक है, यहाँ पर यह लगा रहता था, ठीक, वहाँ से निकाल कर पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखा जाता था, जिससे चिप में स्टोर प्रोग्राम और डेटा को डिलीट किया जाता था। ठीक है, इस चिप को निकाल के जो है प्रोसेसर से अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रख दिया जाता था और कुछ टाइम बाद इसके डेटा इरेज हो जाते थे, डिलीट हो जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद एक आया ई ई पी रोम। ठीक, इसका अगला टाइप है ई ई पी रोम, तो है ये। ठीक, और उसमें जो था ई पी रोम में था, बाद में जब भी डेटा डिलीट हो जाता था तो बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था, जो एक कठिन एवं महंगी प्रक्रिया थी। ठीक है, या उसमें से डेटा डिलीट हो गया तो बाद में उसी स्टोरेज में कोई नया डेटा स्टोर कर दिया जाता था। अब उसके समस्या को दूर करने के लिए आया ई ई पी रोम। उसमें ये समस्या था कि उसके प्रोसेसर में जो रैम लगा रहता था, रोम लगा रहता था, चिप लगा रहता था, उसको निकालने के बाद अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखने पर उसके डेटा इरेज होते थे। ठीक है, वैसे इरेज होते नहीं थे, उसको निकालना पड़ता था। लेकिन ई ई पी रोम में क्या हुआ, ये सब जो है सॉल्व हो गया। इसका पूरा नेम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप ने ई पी रोम की समस्या को दूर किया। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम एवं डेटा में सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया गया था। इसके लिए चिप को मदरबोर्ड से निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। और ई पी रोम में क्या था, मदरबोर्ड से निकाल के उसको बाहर अल्ट्रावायलेट लाइट में रखा जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसी किसी प्रकार की जो है सिस्टम नहीं था कि जो है इसमें लाइट के द्वारा इसके डेटा को इरेज कर दिया जाता था और फिर इसमें नेक्स्ट दूसरा डेटा स्टोर कर दिया जाता था। यह एक सरल एवं सस्ती प्रक्रिया है। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे जो भी सिस्टम चल रहे हैं उसमें इसी रोम का उपयोग हो रहा है। और देखिए प्राइमरी मेमोरी आपका टाइप से 2 हो गया,
3 टाइप्स हो गया। नहीं, प्राइमरी मेमोरी आपका 2 टाइप्स हो गया। रैम, रैम के अंदर जितने टाइप्स हैं, एस रैम, डी रैम, ये सब डिफाइन हो गए। और आपका सेकेंडरी रोम आ गया। रोम क्या होता है, रोम के कितने टाइप हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, इन तीनों टाइप को जो है डिफाइन हो गया। अब आगे चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में एक टाइप है कैशे मेमोरी। यह मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। ठीक है, यह सीपीयू और रैम के बीच में होती है। यह सीपीयू और रैम के बीच में एक ब्रिज का कार्य करती है। कैशे 3 प्रकार की होती है, L1, L2, L3। ठीक है, तो ये रैम और सीपीयू के बीच में होती है, अर्थात रैम से जो डेटा होता है वह कैश में रहता है। फिर कैश से क्या होता है, वह प्रोसेस के लिए जाता है। ठीक है, कैश से प्रोसेस के लिए जाता है। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ आगे। ये देखिए यहाँ पर रहा इसका फिगर। ये है आपका मेन मेमोरी। ठीक, ये है आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में रैम रोम दोनों होते हैं। यहाँ से डेटा उठाएगा, कैशे में जाएगा, और कैशे से डेटा सीपीयू में जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कैश मेमोरी। और ये रहा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ये तो बता दिए, और उसके टाइप जितने हैं वो भी बता दिए। अब ये चलो बताते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। आमतौर पर यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, अर्थात सीपीयू में यह ऑलरेडी यानी पहले से स्टोर नहीं रहता है। इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह अस्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें सेव फाइल या फोल्डर को भविष्य में ओपन करके देख सकते हैं, या इसमें सुधार कर सकते हैं, एवं इसको यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, एवं डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये सीपीयू का पार्ट्स नहीं होती है। जैसे आपका जो हो गया पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव आप जानते हैं, पेन ड्राइव जो है 8 GB का और 16 GB का होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, सीपीयू में लगा कर उसमें जो है किसी प्रकार का डेटा, जैसे वीडियो हो गया, पिक्चर हो गया, उस पेन ड्राइव में हम क्या करेंगे, जो है कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद पेन ड्राइव निकाल के रख लूँगा। जैसे इमेज हो गया तो इमेज को जो पेन ड्राइव में कॉपी करके वह पेन ड्राइव निकाल के ला के रख लूँगा। ठीक है, पेन ड्राइव निकाल के ला के रख लूँगा। फिर बाद में हमें जब भी फ्यूचर में कभी आवश्यकता पड़े कि वह पेन ड्राइव में जो भी पिक्चर हैं उसको जो देखने के लिए, या इमेज है उसको देखने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, उस पेन ड्राइव को सीपीयू में लगा के वह अपना यूज कर लूँगा जो भी हमें चाहिए उसमें। ठीक है, और बाद में देखने के बाद यदि मैं चाहूँ कि उसमें से जो भी इमेज हैं, वीडियो है, उसको मैं डिलीट कर दूँ, तो उसमें के वीडियो जो भी हैं उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, और नए वीडियो, नए पिक्चर उसमें कॉपी कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। तो ये रहा आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके भी कई टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ इसके जो है कौन कौन से टाइप हैं। अभी ये फर्स्ट टाइप है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, अब इसमें बताता हूँ। मैग्नेटिक टेप एक अस्थायी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन रहता है। सभी टेप इसी प्रकार के होते हैं, चाहे वो ऑडियो, वीडियो या कंप्यूटर की स्टोरेज टेप हो। इसमें स्टोर डेटा को सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के द्वारा स्टोर एवं एक्सेस किया जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा एवं उसका बैकअप लेने के लिए किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट, ये देखिए आप लोगों ने देखा होगा पहले कि इसे पहले कैसेट कहा जाता है। इसको जो है पुराने टीवी में जो भी रहता था उसमें लगा कर हम क्या करते थे, इसमें जो है पिक्चर्स हो गया, शादी का कार्ड हो गया, शादी का वीडियो जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी था
पहले जो है इसमें यूज होता था, क्या होता था, इसमें स्टोर करके रख दिया जाता था और फिर इसको जो है किसी सीडी में लगाकर यूज करते थे, मतलब देखते थे। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे कैसेट रहते थे, उन सभी में जो अलग अलग प्रकार के पिक्चर वीडियो स्टोर रहते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा ये क्या है, तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक टेप। और इसके अंदर एक प्लास्टिक का लगा रहता है एक सर्कल में, और उसके ऊपर एक जो ब्लैक ब्लैक लगी रहती है रील के नुमा, वह जो है लगी रहती बहुत सारी। जब भी ये चलता है तो क्या होता है, वह एक प्लास्टिक के रील से दूसरे पर जाता है और लगातार यह प्रक्रिया हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो यह एक स्टोरेज डिवाइस, इसमें वीडियो ऑडियो कुछ भी जो है स्टोर हो सकता है। तो इसके अगला टॉपिक जो है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, इसको बताता हूँ मैग्नेटिक डिस्क क्या है। मैग्नेटिक डिस्क आजकल डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। इस डिस्क में डायरेक्ट एक्सेस से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, जो चुंबकीय टेप में संभव नहीं है। अब इसमें है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार का होता है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा आदि। चुंबकीय डिस्क में डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। हार्ड डिस्क एक ही धुरी पर लगी हुई कई वृत्ताकार चुंबकीय डिस्क का एक समूह होता है। जैसे शादी ब्याह में जो भी वीडियो रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाता है, कि जो भी वीडियो बनता है 2 मिनट 10 मिनट 4 मिनट, तो वो सभी वीडियो जो है इसमें रिकॉर्ड होते हैं। लास्ट में क्या होता है, उन सभी वीडियो को जो है इंक्लूड करके एक किसी जो है मैग्नेटिक में या फिर मैग्नेटिक टेप में या फिर किसी भी प्रकार में स्टोर करके जो है उसको कैसेट में चेंज कर दिया जाता था। तो ये होता है आपका हार्ड डिस्क। इसके आगे क्या है, ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ चढ़ा होता है। इसका प्रयोग सीडी की तरह किया जाता है। इसके लिए एक ड्राइव की आवश्यकता होती है जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका फ्लॉपी डिस्क, और ये रहा आपका फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पे देखिए, ये है ट्रैक और ये है सेक्टर। ठीक है, जो ये है ये ट्रैक है बने हैं, और इसके अंदर जो ये लगा है ये आपका क्या है, सेक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर जो डेटा को स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार का होता है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। इसका यहाँ पर दिया गया है, ये आपका है हार्ड डिस्क एंड ये है फ्लॉपी डिस्क। ठीक, इसमें डेटा जो स्टोर होता था पहले, अब तो ये सब बंद हो गया है। अब इन सब के जो ट्रेंडिंग पे इस समय चल रहा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का साइज़ भी छोटा होता है और उसका स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होता है। जैसे 64 GB हो गया, 128 GB हो गया, 16 GB, 32 GB, इस प्रकार का जो पेन ड्राइव आने लगा, तो जिसकी वजह से ये सब बंद हो गया। ठीक है, अब अधिकतर जो है डेटा उसी में सेव करके रख दिया जाता है। तो चलिए, आपका रहा अगला टॉपिक कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी। सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा एक ही बार राइट किया जाता है और फिर उसे कई बार रीड किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है इसमें डेटा को एक बार स्टोर करते हैं और उसी डेटा को बार बार रिपीट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। सीडी का काम पहले सिर्फ डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टोर करना था, लेकिन अब इनका उपयोग सभी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाने लगा है। एक सामान्य सीडी लगभग 600 MB से 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है। ठीक है, पहले इसका केवल काम था ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अब डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाने लगा। एक समान सीडी लगभग इतने से 600 से लेकर 700 MB तक डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, यह भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि अलग से CPU में लगाया जाता है।
अब आगे आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी। फिलिप्स और सोनी द्वारा, कंपनी है फिलिप्स और सोनी द्वारा 1995 में डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया गया था। एक डीवीडी में अधिकतम 4.7 GB डेटा स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, ये भी एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी है। और इसके अगला टॉपिक है ब्लू रे डिस्क VRD। सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क में 25 GB तथा डबल लेयर ब्लू रे डिस्क में 50 GB तक डेटा स्टोर किया जाता है। ये भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक, जिसमें कैपेसिटी इसकी होती है 50 GB तक डेटा को स्टोर करने का। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका, अब ये देखिए मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट मतलब कंप्यूटर हमारा जो है वह बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वह इंस्ट्रक्शन क्या होता है, चेंज होता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी में चेंज होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर देन प्रोसेस होने के बाद फिर चेंज हो जाता है यूजर के समझने योग्य में। ठीक है, ये रहता है बाइनरी में, लेकिन जब आउटपुट रिजल्ट फाइंड आउट होता है तो वह यूजर के समझने योग्य में हो जाता है। ठीक है, तो एक बाइनरी बिट क्या होता है, 0 और 1। एक बिट क्या होता है, 0 और 1। एक बिट यही होता है 0 एंड 1। अभी 4 बिट्स को एक निबल कहते हैं। जैसे 4 बिट, जैसे 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह मिला के 4 बिट्स हो गए हैं, तो उसको कहते हैं एक निबल। ठीक है, और 2 निबल यानी 8 बिट्स। 2 निबल यानी 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है, यानी 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। और उसके बाद जो है 1024 बाइट्स के बराबर 1 KB होता है। 1 KB किलो बाइट, और 1024 KB किलो बाइट के बराबर 1 MB होता है मेगाबाइट। ठीक है, 1 MB होता है, और 1024 यानी 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। ठीक है, गीगाबाइट 1024 MB के बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB के बराबर 1 TB होता है, टेराबाइट। ठीक है, 1024 TB के बराबर 1 BP होता है, PB होता है, पेटाबाइट। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से जो है जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट, इन सभी प्रकार का जो है टाइप्स है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बताता हूँ वर्चुअल मेमोरी। ठीक, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें CPU अपने निर्देश को अस्थायी टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। जैसे जब भी मेन मेमोरी की कैपेसिटी जो है कम पड़ जाती है, किसी प्रोग्राम को प्रोसेस करने में या किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत आती हैं, प्रोसेस नहीं हो पाता, तो उसके लिए जो है वर्चुअल मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो वही लिखा है, वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें CPU अपने निर्देश को अस्थायी तौर पर स्टोर करता है, यानी टेम्परेरी स्टोर करता है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो उसके जगह पर वर्चुअल मेमोरी का उपयोग होता है। तो चलिए स्टूडेंट, तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट हो गया। तो इसमें था आपका कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर पार्ट। ठीक है, तो बेसिक हार्डवेयर पार्ट आपका जो है कंप्लीट हो गया। बेसिक हार्डवेयर पार्ट में जैसे रहा आपका इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस के सभी टाइप को, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनको जो है अच्छे से डिफाइन कर दिया हूँ। यदि आप लोग ना देखे हों उस वीडियो को, तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाएं
और वहाँ पर उसको जो अच्छे से वॉच करें, कंप्लीट वीडियो वॉच करें। वहाँ पर अच्छे से जो है डिस्क्राइब किया गया हर एक टॉपिक, ठीक है। तो उसमें से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक। रैम क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, मतलब जो भी है, नहीं रैम तो इसी वीडियो में है, रोम इसी वीडियो में है। बाकी जो बेसिक हार्डवेयर टाइप्स हैं जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक, ये सब क्या होते हैं वो उसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका जो है स्टोरेज डिवाइस कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे देखिए कंप्यूटर जो होता है वह सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के जो है कंबाइनेशन से जो है बनता है, ठीक। अब यदि कंप्यूटर में जो है, लैपटॉप में या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना रहे तो कंप्यूटर किसी प्रकार का जो काम नहीं कर सकता है। विदाउट सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता है, और विदाउट हार्डवेयर के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। यानी दोनों का रिक्वायरमेंट जो है उसमें होना चाहिए। जैसे यदि सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर भी होना चाहिए, यदि हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हार्डवेयर से जो काम चल जाए या केवल सॉफ्टवेयर से काम चल जाए। तो इसलिए जो भी आपका सिस्टम रहता है उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हार्डवेयर तो मैं बता ही दिया हूँ क्या क्या होता है हार्डवेयर में। जैसे आपका हो गया इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस वह होता है जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जिस डिवाइस के माध्यम से। आउटपुट डिवाइसेस जिससे क्या होता है कि मैं रिजल्ट प्राप्त करता हूँ, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइसेस जो भी आपके रैम रोम है और सेकेंडरी मेमोरी हैं, तो ये सब आपका हार्डवेयर पार्ट्स हो गया। अब उसके बाद आता है एक सॉफ्टवेयर पार्ट्स, ठीक ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर पार्ट जो होता है जो कंप्यूटर में बताता है कैसे क्या वर्क करना है, ठीक है। अब कंप्यूटर में किसी प्रकार के वर्क करने की कोई क्षमता ही ना हो और उससे हम वर्क करवाएं तो ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए उसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों की कंबाइनेशन हो सकता है। तो चलिए देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है बताता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों का अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। जैसे देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, कई प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है और उन सभी सॉफ्टवेयर का उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे हर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्यों के लिए बनाया जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, वह प्रोग्रामों का समूह होता है, ठीक है। वह प्रोग्रामों का समूह होता है। जैसे यहाँ इसमें दिया गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे उसमें जैसे जो भी प्रकार का उसमें सॉफ्टवेयर रहता है तो उससे मैं एक एप्लीकेशन बनाया। अब मैं बनाऊंगा तो मैं ये भी जो है डिस्क्राइब करूंगा कि इस एप्लीकेशन को मैं बना रहा हूँ तो किस लिए बना रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का जो है क्या कार्य है। मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो वह किस पर्पज़ से बना रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी लैंग्वेज का उपयोग करूँगा। जिस सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ तो उसके लिए किसी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करूँगा और उसके जो भी पर्पज़ हैं कि मैं किस लिए वह सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो ये सब डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो जिससे उस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो वर्क होगा, वह कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्रामों के समूह होते हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक अलग अलग कार्य के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। इसमें देखिए सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार आपके दो प्रकार के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी मत देखिए, अभी बताता हूँ मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर्स की मदद के लिए ही डेवलप किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है, जैसे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, तो जब आपने एंड्रॉयड फ़ोन लिया होगा तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे कि जो जब भी आप एंड्रॉयड फ़ोन लिए और उसको ओपन किए तो उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कि वह ऑलरेडी उसमें पड़े थे। ठीक है, जो आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं हुई, वह ऑलरेडी उसमें पड़े थे। तो वो सभी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब भी कोई सिस्टम बनता है, एंड्रॉयड या फिर मैक जो भी बनता है, तो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर उस बनते टाइम पे जो अपलोड किया जाता है वह होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप मोबाइल आपके पास है और प्ले स्टोर भी आपके मोबाइल में। तो जैसे यदि आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप क्या करेंगे? प्ले स्टोर में जाएंगे, व्हाट्सएप सर्च करेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो सॉफ्टवेयर मैं अपने किसी एक कार्य के लिए डाउनलोड करूँगा, ठीक है, तो वह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अब जैसे हमें क्या है कि मैं फेसबुक चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास फेसबुक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? प्ले स्टोर में जाऊँगा और फेसबुक को डाउनलोड करूँगा और उसको जो है लॉगिन करके अपना जो है अकाउंट चलाऊँगा उसमें फेसबुक। तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बाहर से डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया उसको डाउनलोड किया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया और भी ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, मतलब जो भी इस प्रकार के एप्लीकेशन हैं जो किसी कार्य के लिए बनने हैं, तो ये जिसे मैं क्या करता हूँ? डाउनलोड करता हूँ। ठीक, प्ले स्टोर से या किसी भी माध्यम से डाउनलोड करता हूँ अपने एक स्पेसिफिक कार्य के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता हूँ इसके आगे। अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, सॉफ्टवेयर तो दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो अभी बता नहीं रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही होता है जो मैं क्या करता हूँ? डाउनलोड करता हूँ, अपने आवश्यकता के अनुसार उसे प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करता हूँ या वेब ब्राउज़र के माध्यम से डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, अब इसके जो है कई टाइप्स हैं यहाँ पर जो है डिफाइन किया गया है। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और ट्रायल सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, नेगवेयर सॉफ्टवेयर। ये इतने टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जो सभी जो है डिफाइन किए गए हैं, सभी को जो है डिफाइन किया गया है। तो चलिए बताता हूँ एक एक करके सभी को। ठीक है, तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या है? ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। ठीक, इनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं, जैसे MS ऑफिस, फोटोशॉप, टैली, ETC। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो जो कि MS ऑफिस तो जो है हर एक कंपनियों में यूज होता है, डेटा को जो है डेटा एंट्री के लिए, मैनेज के लिए जो है डेटा को। ठीक है, तो MS ऑफिस का यूज होता है। तो ये हर एक सिस्टम में रहना कंपलसरी है। ठीक है, यदि कोई वर्क चल रहा है तो उसमें MS ऑफिस रहना कंपलसरी है। ठीक, तो ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। अगला है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल फाइनेंस, मैप्स, ETC। ठीक है, फाइनेकल, मैप्स, ETC। ठीक है, तो जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेजेस है, तो उनके लिए जो एक बनाया जाता है केवल उन्हीं के लिए, तो ये हो गया आपका वर्टिकल सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है आपका एक शेयरवेयर ऑपरेटर,
शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप्स है। इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए ख़रीदना पड़ता है, लेकिन ख़रीदने से पहले कुछ दिनों के लिए हमें इनका ट्रायल वर्जन दे दिया जाता है, ठीक। जैसे कोरेल ड्रा ETC। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो वेब ब्राउज़र पर उपस्थित रहते हैं और वह कुछ दिन के लिए ट्रायल पर रहते हैं और फिर कुछ दिन के बाद उस पर चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। तो वह शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपका हो गया सीखो ऐप, और इसी प्रकार से अलग अलग ऐप हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के हैं जो कि कुछ दिन के लिए ट्रायल होता है, उसके बाद उसमें पेमेंट लगने लगता है, ठीक। तो चलिए इसके बाद अगला आता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं। एग्जाम्पल VLC, नीरो ETC। ये सॉफ्टवेयर जिनको फ्री में यूज किया जा सकता है, जो वेब ब्राउज़र पर आते हैं उनको जो है सर्च करके फ्री में यूज किया जा सकता है। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये होता है, और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अपने साथ अपना सोर्स कोड भी हमें देते हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं, जैसे आपका हो गया गिटहब, ठीक। गिटहब आपका हो गया, और लिनक्स, लिब्रो ऑफिस, गूगल क्रोम ETC। तो क्या होता है गिटहब पर, जैसे काफ़ी सारे जो टेक्निकल लोग क्या करते हैं, गिटहब पे अपना अकाउंट बनाते हैं और जो भी डेवलप करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्या करते हैं उन सभी के कोड को गिटहब पे अपलोड कर देते हैं, ठीक। गिटहब पर अपलोड कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि मतलब ये कोड किस सॉफ्टवेयर के लिए है, यह कोड किस सॉफ्टवेयर के लिए है। तो ये सब डिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब भी कोई नए जो है डेवलपर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, गिटहब ID पर जाते हैं और देखते हैं कि जो डेटा है, जो प्रोग्राम है जिसके लिए है, तो यदि उन्हें आवश्यकता पड़ता है तो क्या करते हैं, उस वहाँ से कॉपी करते हैं और लाते हैं, अपने प्रोग्राम में पेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ें उसमें से एडिट करते हैं, बाकी वह अपना यूज करते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब यही है कि ये सॉफ्टवेयर अपने साथ अपना सोर्स कोड भी हमें देते हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो उनकी कोड को कॉपी करता हूँ और उसे अलग पेस्ट करके जो भी चीज़ें उसमें चेंज करना होता है उसको चेंज करके अपना कार्य कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप किसी प्रकार की जो है फैक्ट्री खोले हैं, ठीक, किसी प्रकार की फैक्ट्री खोले हैं, कंपनी खोले हैं, तो उसके लिए जो आपका एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसमें आपका एक सॉफ्टवेयर रहेगा, ठीक है। वो आप जो भी कंपनी खोल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है ख़रीदना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, और उसमें जिस भी प्रकार के जो प्रोडक्ट रहेंगे उन सभी के जो है उसमें डिस्क्राइब किए रहेंगे, और इसीलिए जो है वह बनाया जाता है। जैसे MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, इन सब के लिए जो है बनाया जाता है। तो चलिए बताता हूँ अगला टॉपिक आपका नेगवेयर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है तब ये नोटिस देते हैं कि अब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर लीजिए, ठीक है। नेगवेयर सॉफ्टवेयर भी शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब इनका जो है ट्रायल समाप्त होने वाला होता है तो यहाँ से जो नोटिस आता है कि आपका ट्रायल समाप्त होने वाला और आप इसे परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ नीचे जो है कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये रहा आपका सभी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीचे दिए गए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट, सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, MS एक्सेस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, ठीक है। ये सभी जो भी यहाँ पर दिए हैं ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लगभग ये 45 से 50 मिनट का वीडियो हो चुका है और ये
चैप्टर 1 का 4th पार्ट है। तो मैं आपसे इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि चैप्टर 1 आपका 5th पार्ट में यानी 5 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो ये रहा है आपका जो है 4th पार्ट और ये 50 मिनट का हो चुका है। तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ। बाकी अगला जो भी आएगा वीडियो, उस वीडियो में स्टार्ट करूँगा सिस्टम सॉफ्टवेयर से, ठीक है। उस वीडियो में स्टार्ट करूँगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके अंदर जो है टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसको डिटेल्स में डिफाइन करूँगा। और बाकी वह रहेगा 5वां पार्ट्स रहेगा आपका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का लास्ट वीडियो रहेगा आपका 5वां पार्ट। उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 और फिर सेकंड चैप्टर के भी जिस प्रकार से उनका जो है उनके उसमें सेकंड चैप्टर में जिस प्रकार से सिलेबस रहेगा, टॉपिक रहेगा, उसी के अनुसार उसकी वीडियो भी बनेंगे। 4 पार्ट, 3 पार्ट, 5 पार्ट, जिस प्रकार से रहेगा टॉपिक उसी प्रकार से उनका वीडियो भी बनेगा। तो ये फ्रेंड्स, अभी तक तो मैं कहा नहीं आपसे कि जो है इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। तो यदि मतलब आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट में अपने राय को ज़रूर दीजिए और आप वीडियो को लाइक करिए एंड उन सभी के पास शेयर करिए जो भी कंप्यूटर के बारे में जिनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो SSC करना चाहते हैं और भी जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उन सभी के पास शेयर कर दीजिए और दबा के जो है कमेंट करिए। जिस भी प्रकार की जो भी इसमें दिक्कत हो उसको कमेंट में बताइए, मैं क्या करूँगा उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। लव यू टू ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।